दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके इस्तीफे की मंजूरी मिल चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 प्रमुख वजह जिसकी वजह से वो इस्तीफा दिए। दोस्तों, अभी तक तमाम वीडियो, तमाम विश्लेषण, तमाम वजह आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस वीडियो में 6 सटीक वजह मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि उनके 5 ऐसे विवादित और चर्चित बयान कौन से हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बार बार उन्हें डिफेंड करना पड़ा। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में यह भी आप जानेंगे कि कैसे अब अगले उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के चुनाव से उपराष्ट्रपति का चुनाव कितना अलग होता है। दोस्तों, क्या आपको यह बात पच रही है कि पहले दिन मॉनसून सत्र का जिस तरीके से दोनों सदनों में कार्रवाई चली और राज्यसभा में जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने कार्रवाई को संभाला, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक 7 बजे से और 9 बजे के बीच में ऐसा कुछ होता है जिस वजह से इस्तीफा पत्र आता है और उस इस्तीफे पर ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना तो जेपी नड्डा कुछ बोलते हैं, ना तो गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोलते हैं। तमाम चीजें होती हैं दोस्तों, लेकिन इस इस्तीफे की वजह विपक्ष जो है वो महज स्वास्थ्य का कारण नहीं मान रहा है, लेकिन क्या असली कारण है वो 6 वजह ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। तो चलिए आपको बिना देर किए वो 6 वजह आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस बात को समझिए कि क्या स्वास्थ्य कारण ही इनके इस्तीफे की वजह था। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि 21 जुलाई को इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को सौंपा गया और अभी तक ये चीज मंजूर हो चुकी है। लेकिन अब इनके स्वास्थ्य पर कुछ दिन पहले पर चलते हैं दोस्तों। 9 मार्च की बात है 2025, उपराष्ट्रपति के सीने में दर्द होता है, उनको बेचैनी होती है और उनको दिल्ली के एम्स में ले जाया जाता है। ये 9 मार्च 2025 की बात है, तकरीबन ये समझिए 3-4 महीने पहले की बात है। जब जांच होती है पता चलता है कि हालत स्थिर है, लेकिन दिल के धमनियों में रुकावट का पता चलने के बाद उनका एंजियोप्लास्टी कराया जाता है। एंजियोप्लास्टी एक चिकित्सा प्रक्रिया है दोस्तों, जहां पे दिल के धमनियों में रक्त प्रवाह के रुकावट के बारे में जो है इलाज किया जाता है ताकि रक्त प्रवाह जो है वो सुचारू रूप से हो सके। ये जो प्रक्रिया है, चिकित्सा प्रक्रिया है, ये होती है। उसके बाद उनकी तबीयत ठीक होती है, डॉक्टर हिदायत देते हैं कि आप आराम कीजिएगा। आराम करने के बाद उनकी जो सुधार है, जो हालत है वो सुधार हो जाती है उसकी। इस बीच मतलब ये 3 महीनों में दोस्तों वो कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन जून 2025 की बात है दोस्तों, नैनीताल में एक कार्यक्रम में वो गए थे और वहां पे उसके बाद फिर से उनके सीने में इसी तरीके की दर्द जो है देखने को मिले और उस दौरान जो है वो अपने सीने को पकड़ भी लिए थे। एक मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कुछ दूर वो चले भी। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन अब अगर ये सही है कि ये स्वास्थ्य कारण ही ये असली कारण है इस्तीफे की वजह की, तो आप इस बात को क्या पचा पा रहे हैं दोस्तों कि पहला दिन मॉनसून का अगर उन्हें इस्तीफा देना होता तो वो मॉनसून सत्र का पहला दिन क्यों अटेंड करते? वो एक दिन पहले इस्तीफा देते, या फिर चलिए सब कुछ ठीक है लेकिन रात में ही इस्तीफा, जब पूरे दिन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली, रात में इस्तीफा देने की जरूरत क्या पड़ी? जबकि अब आज मतलब कल इस्तीफा दिए और आज जो है प्रधानमंत्री दिल्ली में ही मौजूद हैं। कल उनका ब्रिटेन का दौरा है, लेकिन आज जब दिल्ली में मौजूद थे प्रधानमंत्री, तो क्या यह काम आज नहीं हो सकता था? ये तमाम चीजें जो है वो प्रश्न चिन्ह उठाती हुई नजर आती हैं। अब आते हैं उन 6 प्रमुख वजह पर जो मेरे हाथ लगी है, जिसे मैं समझ पाया हूं, जो विश्लेषण इस वीडियो में करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्ता पक्ष के लोग धनखड़ का बहिष्कार किए। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जहां पे राज्यसभा और लोकसभा के मुद्दों के विषय पर चर्चा होती है। मतलब पूरे दिन की कार्रवाई मोटी मोटा तौर पे कैसे चलने वाली है, इसके बारे में एक तरीके से कह सकते हैं खाका तैयार कर लिया जाता है, ताकि जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हीं विषयों पर बातचीत हो। दोस्तों, बिजनेस
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार ये कमेटी जो है वो बैठी, वहां पे जगदीप धनखड़ भी बैठे और नॉर्मल बातचीत हो रही थी। फिर इसी कमेटी को जो है स्थगित करके 4:30 बजे के प्रोग्राम में डाला गया। 4:30 बजे यह था कि सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग दोनों आमने सामने बैठेंगे और इसके साथ ही जगदीप धनखड़ भी वहां पे रहेंगे, चूंकि वो पीठासीन वहां पे राज्यसभा के हैं। तो इन सारी चीजों को एक तरीके से कह सकते हैं क्रमबद्ध किया गया था। 4:30 बजे की टाइमिंग थी, विपक्ष आके बैठा हुआ था, लेकिन सत्ता पक्ष से संसदीय कार्यवाहक मंत्री जो है किरण रिजिजू वो वहां नहीं पहुंचे। इसके साथ ही प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी वहां नहीं पहुंचे और वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ का अपमान था, जिसे वो नहीं सह पाए और इस्तीफा दे दिए। दूसरी वजह दोस्तों समझिए, खड़गे के संबोधन में धनखड़ की भूमिका। दोस्तों अगर आप इस खबर से वाकिफ हैं कि इस्तीफा दे दिए हैं, तो इस खबर से भी आप वाकिफ होंगे कि कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो जब भाषण दे रहे थे तो जगदीप धनखड़ कुछ सहज दिखाई दे रहे थे। ये पहली बार था, ये पहला मौका था जब जगदीप धनखड़ विपक्ष के किसी नेता को इतना टाइम दिए थे कि वो अपनी पूरी बात रख सके। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट वहां तक कि वो अपनी पूरी बात खत्म कर रहे थे। मतलब वो लगातार जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और ट्रंप जैसे तमाम ऐसे मुद्दे जो सरकार की दुखती नस पर हाथ रख रहा था, वो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही थी और जगदीप धनखड़ बकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे को समय दे रहे थे। ये सारी चीजें तब हो रही थी जब जेपी नड्डा बार बार इन सारी चीजों के विषयों पर इंटरप्ट करते हुए नजर आ रहे थे और एक तरफ जो है जगदीप धनखड़ उनको हाथ से बैठाते हुए नजर आ रहे थे कि 1 मिनट की बात है, पूरा कर लेने दीजिए। ये सारी चीजें हुई और ये देखा गया कि जगदीप धनखड़ जो है वो विपक्ष के एक नेता को खुले तौर पर अधिक समय दे रहे हैं या बात रखने के लिए अधिक समय दे रहे हैं। ये दूसरा कारण है जिस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को, बड़े नेताओं को, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, ये तमाम लोग इस बात को पचा नहीं पाए, जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। तीसरी बात, जेपी नड्डा ने कहा साफ तौर पे कि मैं जो कह रहा हूं वो रिकॉर्ड होगा। जब आप कहेंगे वो अरे गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। ये खुले तौर पे जगदीप धनखड़ के विशेषाधिकार का हनन था कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो रिकॉर्ड होगा, जो आप कह रहे हैं मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होगा। चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। ये बात जो है, ये बात जगदीप धनखड़ को कहना चाहिए, लेकिन ये बात जो है जेपी नड्डा कह रहे थे, जिसकी वजह से साफ तौर पे ये देखा गया कि जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ। ये तीसरी वजह थी जो अपमान। अब ये सारी चीजें कल ही हुई, ये सारे इंसिडेंट कल ही हुए और कल एक तरीके से कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था। तो ये तीसरी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। चौथी वजह दोस्तों, पीएम मोदी से कॉल पर बात करनी चाहिए लेकिन नहीं हो पाई। दोस्तों इतना सब कुछ, सबसे पहले तो ये कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उतना अधिक समय दिए, उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा ने उनका अपमान किया और जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों लोग नहीं पहुंचे, मतलब सत्ता पक्ष के लोग नहीं पहुंचे, उसका बहिष्कार किए, ये तमाम अपमान एक के बाद एक पीने के बाद नरेंद्र मोदी के पास कॉल लगाने की सूचना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उसके बाद नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहे थे जगदीप धनखड़, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये एक और वजह थी कि जो उनको अपमान सहना पड़ा और ये चौथी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। पांचवा वजह दोस्तों, पक्षपात का आरोप हमेशा से जगदीप धनखड़ पर लगता रहा है और इसी वजह से आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी उपराष्ट्रपति
के पद पर बैठा एक व्यक्ति, जो भारत का दूसरा व्यक्ति होता है, उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया और उनको हटाने की कोशिश की गई। दोस्तों अब यह समझिए पक्षपात का आरोप क्यों लगता है। तो हमेशा यह बात जो है वो विपक्ष कहता आया है कि राज्यसभा में अधिक समय जो है वो सत्ता पक्ष को दिया जाता है, विपक्ष को उतना बोलने नहीं दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात को बार बार कह रहे थे, लेकिन कल ये सारी चीजें उलट दिखाई दी। पक्षपात का एक आरोप है दोस्तों, जिसकी वजह से अविश्वास प्रस्ताव आया और तकरीबन उस अविश्वास प्रस्ताव पर 86 सांसदों ने मोहर लगाई, हस्ताक्षर किए, लेकिन फिर भी यह चीज खारिज हो गई। तो पक्षपात का एक प्रमुख आरोप है, जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा। धनखड़ के बयान की वजह से बीजेपी असहज होती है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज यह है कि जब जब धनखड़, चूंकि वो एक संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उस दौरान उनका राजनीतिकरण करना या राजनीतिक बयान देना थोड़ा सा असहज महसूस करता है या कराता है। जनता सारी चीजें समझती है और इसी चीज को लेकर मैं ये पॉइंट रखा हूं आपके सामने कि जगदीप धनखड़ के बयान बीजेपी को असहज महसूस कराते हैं। उसका एक कारण यह है कि जब जगदीप धनखड़ कोई बयान देते हैं तो उसको बीजेपी को ना चाहते हुए भी डिफेंड करना पड़ता है और उस वजह से बीजेपी कई बार फंसती हुई नजर आती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने लाया हूं, 5 ऐसे उदाहरण, 5 ऐसे बयान जो चर्चा में हैं इनके, वो ले आया हूं दोस्तों ममता बनर्जी पर ये कई बार, या टीएमसी पे जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तो कई ऐसे बयान इन्होंने दिए जो कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। 2022 में इन्होंने कहा कि ममता सरकार एक खास वर्ग की मदद करती है, जबकि संविधान सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है। जनवरी 2022 में बंगाल को लोकतंत्र का गैस का चैम्बर इन्होंने बता दिया था। इसके साथ ही दोस्तों एक और बयान जो काफी सुर्खियां बटोरा, जिसमें कोर्ट पर इन्होंने आरोप लगाते हुए यह बात कही कि संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। दोस्तों ये एक ऐसे सुनवाई को लेकर था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि विधायकों की मंजूरी के लिए जो समय सीमा है उसको तय किया जाए। उसके बाद जगदीप धनखड़ ने यह बयान दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो संसद की कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करे और क्या सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बन चुका है। और यह बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरा था। धर्मांतरण पे उनका एक बयान था कि देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है, सनातन विष नहीं फैलाता, सनातन स्वाशक्तियों का संचार करता है। एक और बयान जो काफी सुर्खियां बटोरा संविधान पर था। भारत की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के तहत बदला गया, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ये जोड़े गए शब्द नासूर हैं, ये उथल पुथल पैदा करते हैं। ऐसे तमाम बयान किसानों के लिए दिए गए इनके बयान थे कि 2023 में धनखड़ ने कहा था जो लोग किसान आंदोलन के तहत काम कर रहे हैं, सड़कों पर बैठकर राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, वे असली किसान नहीं हो सकते। ऐसे तमाम बयान दोस्तों ऐसे हैं जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं या बीजेपी को असहज महसूस कराते हैं और असहज महसूस कराते हुए बीजेपी इसको डिफेंड करती है। किसानों के ऊपर दिए गए बयान के बाद खाप पंचायत और इसके साथ किसान संगठन इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। किसानों का कहना था कि एक किसान परिवार का लड़का अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं डूब कर मरने वाली बात है। इस तरीके की बात जो है किसान संगठन के लोगों ने कही थी। तो दोस्तों ये तमाम ऐसे बयान थे जो बीजेपी को असहज महसूस करा रहे थे, इसकी वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब दोस्तों अब ये समझाते हैं कि अब इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा मंजूर हो चुका है, तो अब अगला सवाल है कि कैसे चुने जाएंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव क्या एक तरीके से चलता है, पैरेलल चलता है, समान चलता है, एक होता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में इस वाले सेक्शन में को देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पद पर रहते हुए अगर इस्तीफा देते हैं तो दूसरे उपराष्ट्रपति को जो है वो 5 साल का समय मिलता है दोस्तों, और पद पर रहते हुए ये देश के दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जो इस्तीफा दिए हैं। सबसे पहले जो है वो 1969 20 जुलाई को वीवी गिरी ने दिया था, और ये इस वजह से दिए थे क्योंकि इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। दोस्तों जरा ये समझिए कि ये कैसे चुने जाएंगे। अब
अगले उपराष्ट्रपति। दोस्तों, कार्यकाल के बीच इस्तीफे पर अगले उपराष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुना जाता है। मतलब अगर किसी कारणवश अगर बीच कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़े या मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उपराष्ट्रपति को जिस दिन चुना जाता है, मतलब जिस दिन उनको पद दिया जाता है, उस दिन से 5 साल तक उनको पूरा पद दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 2.5 साल तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है तो अगला जो 2.5 साल बचा है उस पद के लिए उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए उनको चुना जाएगा। ऐसा नहीं है, जिस दिन चुना जाएगा उस दिन से 5 साल तक पूरा कार्यकाल उनको कंप्लीट करना है। अनुच्छेद 68 के संविधान के तहत यह प्रावधान है जहां पे 5 साल का कार्यकाल जो है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। इसका एक उदाहरण मिलता है दोस्तों, 2002 में उपराष्ट्रपति श्रीकांत जी का निधन हो जाता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति के तौर पे भैरव सिंह को चुना जाता है जो 5 साल के लिए अपना कार्यकाल निभाते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। लेकिन ऐसा है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो वोट नहीं डालते और उसमें विधायक भी जो है वो अपनी सहभागिता दर्शाते हैं, वो भी वोट डालते हैं। लेकिन इसमें विधायक नहीं, इसमें लोकसभा मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों के लोग जो है इसमें वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य भी इसमें वोट डाल सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति वाले में वोट मनोनीत सदस्य नहीं डाल सकते। मतलब कुल मिला के 790 वोट पड़ता है। राज्यसभा के 233 और 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 और 2 मनोनीत सदस्य, इतने लोग इसमें वोट डालते हैं। वोट डालने की प्रक्रिया बहुत विभिन्न है दोस्तों। ये इलेक्शन अनुपातिक पद्धति से चुनाव होता है। मतलब एक व्यक्ति एक वोट डालेगा लेकिन अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डालेगा, प्रायोरिटी के हिसाब, पसंद के हिसाब से। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए कि 5 लोग इस उपराष्ट्रपति पद के लिए उठते हैं, मतलब 5 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो एक सांसद या फिर एक जो सदस्य है वो वोट डालेगा तो अपने प्रायोरिटी के हिसाब से वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लिखकर इस तरीके से वो चुनाव करता है। मतलब वोट तो एक ही डालनी पड़ती है लेकिन अपने प्रायोरिटी के हिसाब से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर डालना होता है दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो मैं 6 वजह जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की बताया, ये आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।